जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, कल सोशल मीडिया में एक मैसेज बहुत ही वायरल हो रहा था जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर पास हुआ है और इसके माध्यम से हमारा कम्यूटेशन पीरियड जो है वो 15 साल से घटाकर 12 साल कर दिया गया है। अब ये मैसेज कितना सही है, कितना गलत है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में जानकारी दूंगी। क्योंकि फोन पर तो मैंने बहुत सारे हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर से इसके बारे में बात की है। हालांकि फैमिली पेंशनर्स भी ये मैसेज शेयर कर रही थी और पूछ रही थी कि मैम ये मैसेज क्या है। तो फैमिली पेंशनर की जो पेंशन है तो कम्यूटेशन कटता ही नहीं है, लेकिन सर्विस पेंशनर्स भी जो है इस मैसेज को लेकर कंफ्यूज दिख रहे थे। तो आज के इस वीडियो में इस मुद्दे को मैंने शामिल किया है। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम जिस दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे वो है स्टाफ साइड के द्वारा कुछ बड़ी मांगे रखी गई है उसके बारे में। देखिए, एक बहुत बड़ा बदलाव चाहता है स्टाफ साइड 8वें वेतन आयोग के लिए, और इसकी मांग जो उन्होंने की है और जिसके बारे में हमारे प्रिंटिंग मीडिया में एक जानकारी छपी है वो विस्तार से शेयर करूंगी। और अगर ये मांगे 8वें वेतन आयोग की कमेटी के द्वारा मान ली जाती है तो यकीन मानिए हमारी जो सैलरी है या हमारी जो पेंशन है इसमें अच्छा खासा बदलाव आ जाएगा और इससे हमारे जीवन स्तर में भी बदलाव आएगा। तो बात इसके बारे में होगी विस्तार से, वो जो आर्टिकल है वो भी शेयर करूंगी। स्टाफ साइड की जो ये मांगे हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और साथ ही में हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स भी शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपने सवाल पूछे थे। तो यही जानकारी के लिए वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहे। इसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको ऑन रखना है और साथ ही में आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करती हूँ। और वीडियो की शुरुआत करते हुए देखिए, एक बहुत जरूरी बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी को पता है कि मैं हमारी जो डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया है। काफी समय हो गया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया, और इसमें अच्छी खासी संख्या है हमारी फैमिली पेंशनर्स की जो डिफेंस की है, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की है। तो अगर कोई हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं जो इस ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं तो वो हमें कॉल कर सकती हैं। मैं आपका नाम ज़रूर सेव कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जभी भी आपको लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स होगी या आपको पेंशन संबंधित कोई समस्या होगी, कोई नई जानकारी है तो आपको ये मिलती रहेगी। अभी इस बारे में मैं इसलिए भी बात कर रही हूँ क्योंकि देखिए, जब ये वीडियो शूट करना मैंने शुरू किया जस्ट उससे 5 मिनट पहले मेरे पास एक डॉटर का कॉल आया जो हमारी फैमिली पेंशनर्स की डॉटर थी, और उन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट नहीं सबमिट कर पाई मेरी माताजी का, और उसका रीजन ये था कि मेरी माताजी हॉस्पिटल में एडमिट थी जिस वजह से उनका लाइफ सर्टिफिकेट मैं सबमिट नहीं करा पाई हूँ। और अब मुझे टेंशन है कि दिसंबर महीने की पेंशन मेरी सबमिट होगी कि नहीं होगी। तो मैंने उनको कहा कि आप जीवन प्रमाण ऐप से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकती थी। तो उनको जीवन प्रमाण ऐप के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ज्यादातर जो हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स हैं वो सीएससी सेंटर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराते हैं, लेकिन जीवन प्रमाण ऐप केंद्र सरकार के द्वारा हमारे लिए ही ये बनाया गया है और एक बेहतरीन प्रयास है ताकि हम घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा दें। और वीडियो में भी जैसे भी नवंबर महीना शुरू होता है मैं इसकी जानकारी शेयर कर देती हूँ, कैसे जीवन प्रमाण ऐप से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराना है ये भी बताती रहती हूँ। लेकिन अगर ये हमारे ग्रुप से जुड़ी होती और उस टाइम ये सारी समस्या हमें बता देती तो उसी टाइम में उनका लाइफ सर्टिफिकेट जो है एक और फोन के माध्यम से भी मैं करवा सकती थी, गाइड कर सकती थी फोन पर, और वो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकती थी। लेकिन सही जानकारी ना होने की वजह से मुझे लगता है कि अभी भी जो मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें हैं वो परेशान हो रही हैं, और ग्रुप शुरू करने का मेरा मकसद ही यही है कि मैं उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊं। तो अगर कोई फैमिली पेंशनर्स हैं जो इस ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं वो कॉल कर सकती हैं या कमेंट में भी लिख सकती हैं, मैं कॉल कर दूंगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मैसेज की जो कल सोशल मीडिया में बेहद ही वायरल हुआ था। अब पता नहीं ये शुरू कहाँ से हुआ था, लेकिन कल पूरे ही दिन आपके मोबाइल में भी ये मैसेज आया होगा कि केंद्र माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आ गया है कि कम्यूटेशन पीरियड को 15 साल से घटाकर 12 साल हो करा दिया है, और इस तरीके से ये मैसेज घूम रहा था। साथ ही में देखिए, मजाक की ही बात कहूंगी मैं इसको कि गजट नोटिफिकेशन भी साथ में चिपका दिया था कि ये इस तरीके से ये सब कुछ हो गया है। देखिए, कोई भी अगर समझदार इंसान है तो उनको ये पता चल ही गया होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश है तो पहली बात तो ये कि कोर्ट का ऑर्डर आता, और कम्यूटेशन पीरियड सबके लिए कम करना ये केंद्र सरकार का नियम है, केंद्र सरकार का हक है, ये कोर्ट के माध्यम से भी नहीं होने वाला है।
केंद्र सरकार जब चाहेगी इसको कम करेगी, जैसे राज्य सरकार ने किया है। बहुत सारी राज्य सरकारें हैं जिन्होंने कम्यूटेशन पीरियड को कम कर दिया है, तो ये अलग मैटर है। रेगुलर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको उन राज्यों के भी नाम पता होंगे। अब जिन-जिन भी मेरे हमारे जो पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको उन राज्यों के नाम पता है जिन्होंने कम्यूटेशन पीरियड को कम कर दिया है, तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगेगा कि जो वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दे रही हूँ, आप सीरियसली सुन रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कम्यूटेशन पीरियड को कम करने का भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है, न केंद्र सरकार की तरफ से, न माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभी वो जो मैसेज वायरल हो रहा है और उसमें जो गैजेट नोटिफिकेशन वगैरह है वो एनपीएस ओपीएस को लेकर है, वो हमारे लिए नहीं है। तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए। कम्यूटेशन से जुड़ी हुई जो भी सही जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, सही जानकारी के लिए आपको एक सही चैनल से जुड़ना है, ताकि ऐसे मैसेज भी जब आपके सामने आए तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं स्टाफ साइट के माध्यम से जो मांगे केंद्र सरकार या 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने रखी जानी है उसके बारे में। देखिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये खबर है कि स्टाफ साइट जो है वो कौन सी ऐसी मांगे हैं जो 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने रख रहा है और वो जरूरी क्यों है। देखिए आज के सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि अगर ये मांगे मान ली जाती है, ये मांगे जो हैं जो स्टाफ साइट रख रहा है, अगर इसको केंद्र सरकार या 8वें वेतन आयोग की कमेटी मांग लेती है, तो हमारी जो अभी मिनिमम सैलरी है वो 18,000 से बढ़कर 40,000 तक हो सकती है। तो सैलरी में बदलाव आएगा, इतनी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी तो पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा अच्छा खासा, और साथ ही में जो अलाउंसेस है उसमें भी हमें फायदा देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए ये बदलाव की मांग क्यों रखी गई है। यहाँ पर बात की गई है 7वें वेतन आयोग की। देखिए 7वें वेतन आयोग में जिस हिसाब से फॉर्मूला तय किया गया था मिनिमम सैलरी का, जहां 18,000 रखी थी 7वें वेतन आयोग में, तो वहां पर कुछ आम जरूरतें जो हैं जैसे कपड़ा है, भोजन वगैरह है, अब इन चीजों को कैलकुलेट वगैरह करके फिटमेंट फैक्टर निकाला और मिनिमम सैलरी रख दी। आसान भाषा में समझा रही हूँ मैं। लेकिन 8वें वेतन आयोग में स्टाफ साइट चाहता है कि जो आधुनिक खर्चे हैं जैसे कि बच्चों की पढ़ाई है और इंटरनेट वगैरह के खर्च हैं, हमारी जीवन शैली है, हमारे लाइफस्टाइल है, इनको ध्यान में रखते हुए हमारी मिनिमम सैलरी बदली जाए। साथ ही में फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी अच्छा खासा जंप जो है वो स्टाफ साइड चाहता है और ये जरूरी भी है हमारी सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस में बढ़ोतरी के लिए। तो अच्छी खासी सही विस्तार से ये मांग जो है स्टाफ साइड ने रखी है। उम्मीद करती हूँ कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान जरूर से देगी क्योंकि आज दवाइयों के खर्चे भी बढ़े हैं। तो 7वें वेतन आयोग में 2.57 जो फिटमेंट फैक्टर था, अभी के हिसाब से ये फिटमेंट फैक्टर काफी नहीं है, तो फिटमेंट फैक्टर भी अच्छा खासा होना चाहिए। ये मांग भी जो है स्टाफ साइड ने रखी है। अब ये सारी स्थिति आने वाले दिनों में क्लियर होगी। 2026 का साल भी वेतन आयोग का रहेगा। जैसे जैसे अपडेट मिलती जाएगी इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाती रहूंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए हमारे डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि मैडम जी मेरे पापा का पीपीओ जो है और मेरी माताजी की पेंशन अभी लग गई है, लेकिन पिताजी के पीपीओ के हिसाब से ही पेंशन आती है। क्या मेरी माताजी का अलग से कोई पीपीओ बनेगा? देखिए आपकी माताजी की अगर पेंशन चालू हुई है तो उनका पीपीओ भी जरूर बना होगा। बैंक के पास या स्पर्श के पास तो वो पीपीओ आया ही होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो उन्होंने पेंशन चालू की। फिर कौन से पेंशन के हिसाब से आपकी माताजी को पेंशन मिल रही है? पीपीओ के हिसाब से। उनका अलग पीपीओ बनाइए। लेकिन कई बार जो है रिकॉर्ड या स्पर्श की तरफ से ये पीपीओ में नहीं मिल रहा, जो बेहद ही बहुत बड़ी गलती है। और अगर कोई दिक्कत होगी, अगर पेंशन गलत होगी तो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे आज से कुछ सालों पहले होता था। कई पेंशनर्स मुझे कॉल करके कहते हैं कि मैम कोई सर्कुलर आया भी होगा तो हमें नहीं पता है, क्योंकि सोशल मीडिया की में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हमें इतनी जानकारी नहीं थी। जो बैंक से पेंशन आ रही थी हम ले रहे थे, कभी एरियस आया तो हमने ले लिया, नहीं आया तो हमें पता ही नहीं चला। कोई सर्कुलर के बारे में बात नहीं कर रहा था, कोई समस्या के बारे में, समाधान के बारे में बात नहीं कर रहा था। आज आपके चैनल के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कौन से सर्कुलर कब आए थे। अगर हमें नहीं मिला उसका लाभ तो हम घर बैठे कैसे ले रहे हैं, कैसे उसको हम इसके लेकर कार्रवाई करें, सीपी ग्राम के माध्यम से या स्पर्श में क्लेमेंस कैसे डालें, ये सारी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से हमें मिल रही है। यानी सिर्फ समस्याओं के बारे में बात नहीं हो रही, समाधान के बारे में भी बात हो रही है। और आज हमारी फैमिली पेंशनर्स भी हैं, वो भी ये सारी जानकारियां उनको इसके बारे में पता है, उनके डिपेंडेंट को भी पता है। तो देखिए अभी आपको पीपीओ के लिए क्या करना है, आपके रिकॉर्ड को इसके लिए कंप्लेन देनी है। सिंपल सी चीज है, सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करिए कि हमारा पीपीओ हमारे पास नहीं आया है। और सबसे पहले तो एक और बात कह दूं कि आप जो बता रहे हैं कि आपके पिताजी का पीपीओ आपके पास है,
तो वो आपकी माताजी मतलब जब पेंशन चालू हुई आपकी माताजी की फैमिली पेंशन चालू हुई उसके बाद आपके पास आया है, क्योंकि कई बार डिपेंडेंट को पता ही नहीं होता है कि फैमिली पेंशनर्स का पीपीओ है या पिताजी का पीपीओ। तो इसके बारे में अगर जानना है आप मुझे कॉल करिए, हम विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, गाइड भी करूंगी। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम नमस्ते, मैं 31 अगस्त 2001 का रिटायरीज हूँ, प्लीज मुझे बताइए। ये मुझे सर्कुलर 547 का जो मैंने जानकारी दी थी वीडियो में, उस वीडियो में मुझे ये कमेंट आया है। ये लिख रहे हैं कि 2001 के रिटायरीज हैं, तो बिल्कुल आपको सर्कुलर 547 लागू है। अगर उसका लाभ आपको नहीं मिला होगा, उस समय आपकी बैंक के पास ये सर्कुलर नहीं पहुंचा होगा और आपकी पेंशन में बैंक ने रिवीजन नहीं किया होगा, तो आपको इसका लाभ नहीं मिला होगा। आपको क्या करना है, आपको इसकी कंप्लेन दर्ज करानी है, तो जो भी आपको जवाब है बैंक की तरफ से मिल जाएगा। चलिए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि गुड मैम, मेरे जो फादर हैं वो रिटायरमेंट आए थे 2006 से पहले नायक रैंक से, तो उनको मिलेगा ये पैसा? यानी ज्यादातर सवाल जो है सर्कुलर 547 को लेकर ही है। तो बिल्कुल 2006 से पहले रिटायर होकर आए हैं तो लागू है। कैसे कार्रवाई करनी अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता चुकी हूँ, उसी हिसाब से आप भी जो है कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। और सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी गुड इवनिंग, और मैं 2012 में टीएस नायक से रिटायर, नाम इन्होंने वगैरह अपना लिखा है, तो आर्मी से बोर्ड आउट पेंशन आया था। मुझे कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए क्या लागू है क्या नहीं है? देखिए वीडियोस देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से सर्कुलर्स वगैरह, इसके बारे में हम बात करते ही रहते हैं। बाकी डिटेल में अगर आपको ये चेक करना है कि पेंशन सही आ रही है नहीं आ रही, कोई भी दिक्कत है, आप हमें कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको जरूर से गाइड करेंगे। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ।